बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स का चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक 4.3 करेंगे, जो कि है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे कबल हमने दो टॉपिक्स किए, 4.1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड 4.2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स वाला टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में। अब उन दो टॉपिक्स को करने के बाद हमें ये बात तो क्लियर होगी कि फिज़िक्स की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ फोर्स एंड नंबर 2 इज़ डिस्प्लेसमेंट। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वर्क फोर्स की टाइप के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। फोर्स की ढेर सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मेजर इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ कंटैक्ट फोर्सेस एंड नंबर 2 इज़ नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। स्टार्ट करते हैं जी पहले कंटैक्ट फोर्सेस से। कंटैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जब बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो तब जो फोर्स लग रहा होता है बॉडीज़ के दरमियान, डैट इज नोन एज द कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। इसके बरअक्स जो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बॉडीज़ ने आपस में जुड़ना नहीं है, नॉन कंटैक्ट, जुड़े बगैर ही एक फासले से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम दो मैग्नेट्स को जिनकी पोलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट है एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को फ़ौरन से अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अगर सेम पोलैरिटी वाले हम दो मैग्नेट एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर हम दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक फासले से ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस को अगर एक दूसरे के पास रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आज हमने डिटेल से स्टडी करना है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमारे पास एक ग्रेविटेशनल लॉ है जिसको न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ भी कहा जाता है, डैट इज़ F g/m/r²। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो बॉडीज़ के मैस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और नंबर 2 उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं जिसका एक मैस है और मेरा भी एक मैस है, तो इस मार्कर को मेरी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये मार्कर नीचे मूव कर जाता है। क्यों नीचे मूव किया? बिकॉज नीचे ज़मीन है, ज़मीन का मैस मेरे मैस की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट होगी मैसेज की वो ज़मीन के केस में और मार्कर के केस में वो बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत मेरे और मार्कर के केस में। इस वजह से जो मार्कर होता है वो नीचे को मूव कर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैट मार्कर एंड अर्थ। अच्छा, क्या ज़मीन हमेशा इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ और इसको उठा के अगर मैं चांद पर ले जाऊँ, मार्स पर ले जाऊँ, क्या वहाँ से भी ज़मीन इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? द आंसर इज़ नो। ज़मीन के गिर्द एक ख़ास रीजन, एक स्पेस होती है जिसमें ये बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये मैस जब तक इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से दूर होगा तो ज़मीन उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती। जैसे ही इसको हम इस मैस को मूव करवा के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ लाएंगे तो ज़मीन फ़ौरन से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जी कंजर्वेटिव फील्ड की, बल्कि एक नहीं दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ये जो डेफिनेशन है ये इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई हैं, और बच्चे अक्सर इसको लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर भी कट जाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट में ही लिख दिया है। अब
ये जो डेफिनेशन है इसको हमने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। डेफिनेशन है क्या? द फील्ड इन विच वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कि ऐसी फील्ड जिसमें हम बॉडी पर वर्क करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएं फोर्स लगा के, तो वो किया जो वर्क होगा उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जिसमें हमने बॉडी को मूव करवाया। तो ऐसी फील्ड क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस तरह से पढ़ के हमें इसकी समझ नहीं आएगी जब तक हम ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रूव नहीं कर लेते। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, द फील्ड इन विच वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से। अगर आप ये एनिमेटेड डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास एक रेड कलर की बॉल है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। पॉइंट ए ज़मीन पर है और पॉइंट बी एक ख़ास हाइट एज पर मौजूद है। और हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ हैं। जो पाथ 1 है उसमें हम इस बॉल को पहले मूव करवाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू डी हॉरिजॉन्टली एंड फिर डी टू बी वर्टिकली। जबकि पाथ 2 के अंदर हम इस बॉल को ए से सी की तरफ मूव कराएंगे इस तरह वर्टिकली और फिर सी से बी हॉरिजॉन्टली। और जो पाथ 3 है इसमें हम डायरेक्ट ए से बी की तरफ बॉडी को मूव करवाएंगे जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सप्लेनेशन से। यही बातें जो भी आपको मैंने बताई, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m डिस्प्लेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी अलोंग डिफरेंट पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। के हमने एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाना है, लेकिन एक से ज़्यादा रास्तों से होते हुए। और इस पूरे रास्ते पर हमने जो फोर्स कंसीडर करना है जो बॉडी पर लग रहा होगा, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसके वेट एंड mg के इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स की बात नहीं करनी जो आप लगा के बॉडी को मूव करवा रहे हैं, हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं जी। वर्क डन अलॉन्ग पाथ 1 जो कि है ए डी बी। तो इस पाथ की वर्क को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज ए डी एंड नंबर 2 इज डी बी। तो वर्क ए डी बी इज इक्वल टू वर्क ए डी प्लस वर्क डी बी। अब वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो फोर्स हमारे पास एम जी आ गया, डिस्प्लेसमेंट ए से डी हमारे पास ए डी डिस्प्लेसमेंट आ गई और थीटा हमारे पास इस तरह कॉस थीटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लस डब्ल्यू डी बी जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप नोट करें हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये एच के इक्वल है, ये ए से सी वाला डिस्टेंस भी एच के इक्वल है। अच्छा जी तो यहाँ पर डी बी और साथ कॉस थीटा आ गया, एम जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एंगल थीटा की। तो अगर आप नोट करें जब हम ए से डी की तरफ जाते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किधर को लग रहा है? नीचे को। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा डेट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क होगी अलॉन्ग पाथ ए डी यहाँ से यहाँ मूव करते हुए वो 0 के इक्वल होगी। जबकि जब हम डी बी की बात करें ज़मीन से इधर ऊपर इस पॉइंट बी की तरफ, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो जाएंगे और कॉस हमारे पास 180 डिग्री आएगा और कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर हमने डी बी की जगह एच पुट कर दिया और थीटा की जगह 180। तो यहाँ cos 180 हमारे पास -1 आंसर देगा। फाइनल जो हमारे पास वर्क होगी WADB डेट विल बी इक्वल टू -mgh। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब चलते हैं जी पाथ 2 की तरफ, जिसमें हमने बॉडी को ए से सी और सी से बी की तरफ मूव करवाना है। तो अगर आप देखें यहाँ भी हमने इस वर्क ए सी बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वर्क ए सी प्लस वर्क सी बी। तो वर्क ए सी में उसी तरह हमारे पास एम जी ए सी कॉस थीटा और वर्क सी बी में हमारे पास एम जी सी बी कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हम देखें तो जब हम मूव करते हैं ए से सी की तरफ तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ को है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास नीचे को है। तो यहाँ भी एंगल हमारे पास कितना बन रहा है जी 180 डिग्री, जो कि यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ है। लेकिन जब हम मूव करते हैं सी से बी की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास ये डायरेक्शन है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे को ही लगेगा। इस वजह से यहाँ भी एंगल हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री और यहाँ पर cos 90 मैंने पुट कर दिया। cos 90 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वर्क इन केस ऑफ सी बी, इस केस में हमारे पास जो वर्क होगी वो 0 हो जाएगी और
जो ये केस है ए से सी वाला, इसमें हमारे पास नेगेटिव वर्क हो जाएगी एंड डेट इज इक्वल टू माइनस mgh। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पाथ 3 है जिसमें हम ए से बी पर डायरेक्ट मूव कर रहे हैं अलॉन्ग अ कर्व पाथ। ये केस पहले दो केसेस की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमने क्या करना है जी, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड द पाथ ए बी जो कि कर्व 1 है इनटू सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। अगर आप नोट करें तो ये जो रेड कलर का आपके पाथ है पास, इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया और इसमें मैंने ये स्टेप्स ड्रा कर दिए, हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो ये जो स्टेप्स आपके पास बिल्कुल इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल है वो बिल्कुल ऐसे हो और वर्टिकल बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगी ए से बी तक की, वो इन्हीं दो स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, वर्क डन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स प्लस वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स। अगर आप नोट करें तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होते हैं उसमें हम इस तरह से मूव करते हैं और हमारे पास जो फोर्स है वो तो हमेशा नीचे को लगेगा और एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के केस में हमारे पास वर्क ज़ीरो होगी। यहाँ पर आपने बता देना वर्क डन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स इज ज़ीरो बिकॉज एंगल बिटवीन mg ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस दैट इज 90 डिग्री। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल स्टेप्स यहाँ पर ये वाली जो वर्क आपके पास है ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। पीछे आपके पास रहेगी जी वर्टिकल स्टेप्स की वर्क। तो हम हर स्टेप की वर्क को जमा करते जाएंगे। ये पहला आपके पास वर्टिकल स्टेप आ गया दैट इज द del y1, ये दूसरा del y2। अब इन तमाम स्टेप्स की वर्क के साथ आप देखें मैंने माइनस का साइन लगाया, क्यों? क्योंकि हम ऊपर को मूव कर रहे हैं और अभी अभी हमने देखा जब हम ऊपर को मूव करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 का एंगल होता है एंड cos 180 इज इक्वल टू -1। दैट्स वाई माइनस mg del y1 माइनस mg del y2 माइनस डॉट डॉट, इसी तरह लास्ट में हम n तक मूव करेंगे। यहाँ से हमारे पास माइनस mg का जो फैक्टर है वो कॉमन आ जाता है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नोट करें जो टोटल वर्क है फ्रॉम ए टू बी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स। अब ये जो आपके पास del y1 del y2 ये क्या जी, इन जो वर्टिकल स्टेप्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स की डिस्प्लेसमेंट को जमा करता जाऊं तो मेरे पास ये जो हाइट है इसके इक्वल आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इन सारे स्टेप्स का जो सम होगा डेट इज इक्वल टू स्मॉल h। और यहाँ पर फाइनल जो आपके पास इक्वेशन 3 आएगी डेट इज इक्वल टू माइनस mgh। तो अगर आप नोट करें हमारे पास जो पाथ 1 की वर्क थी डेट इज माइनस mgh, पाथ 2 की वर्क माइनस mgh, पाथ 3 की वर्क माइनस mgh। हमने 3 डिफरेंट रास्ते इस्तेमाल किए बॉडी को ए से बी पोजीशन पर लेके जाने के लिए, लेकिन वर्क हमेशा हमारे पास क्या आ रही है, माइनस mgh। तो क्या ये वाली बात प्रूव नहीं हो रही, द फील्ड इन विच वर्क डन ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। मतलब ये कि हमने कितने 3 रास्ते चुने, वर्क हमेशा सेम आ रही थी, तो वर्क डिपेंड ही नहीं कर रही कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। वर्क सिर्फ ये है कि आप ए से बी की तरफ इस तरह नीचे से ऊपर जा रहे हो, आप जितना मर्जी इस तरह घूमते फिरते रहोगे हॉरिजॉन्टली आपके पास वर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इन 3 इक्वेशन से हमें ये पता चलता है वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपने कंक्लूजन की हेडिंग लिखकर बता देना है कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में किया हुआ वर्क उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मतलब कि जो वर्क थी वो तीनों रास्तों की हमारे पास सेम आ रही थी एंड डेट वाज इक्वल टू माइनस mgh। और बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि प्रूव डैट या शो डैट वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो ये पहली चीज़ हमने जो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन में थी वो प्रूव कर ली कि अर्थ हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है डैट इज़ द कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन भी बुक में मौजूद है कंजर्वेटिव फील्ड की, द फील्ड इन विच वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ज़ीरो। अब इस चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं कि हमने एक क्लोज पाथ है इसमें वर्क फाइंड करनी है और ये वही पाथ है जो हमने यहाँ पर कंसीडर किए हुए थे इन द
अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन इसमें हम पहले ए से सी की तरफ जाएंगे, सी से बी, बी से डी और डी से ए। क्लोज पाथ होना चाहिए, लाजमी नहीं कि ये इस तरह से भी हो सकता है ए डी बी सी और ए, या इस तरह भी आप कह सकते हो ए से डी, डी से बी और बी से ए भी आपके पास हो सकता है। तो कोई भी क्लोज पाथ होना चाहिए। हमने अब प्रूव करना है कि इसमें जो वर्क है क्लोज पाथ में वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर आप देखें WAC यहाँ से यहाँ तक की वर्क डेट इज इक्वल टू -mg, C से B वर्क 0, B से D वर्क प्लस mgh। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, फोर्स भी नीचे होगा, और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। इस वजह से आपके पास जो वर्क होगी B से D डेट विल बी इक्वल टू प्लस mgh और D से A डेट इज 0। तो इनको सिंप्लीफाई करें, -mgh प्लस mgh, तो आपके पास फाइनल जो वर्क होगी डेट विल बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज 0। दैट्स वाई अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो बुक में आपकी ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्सेस का जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।